एग्जाम्पल दिए उनमें से 3 के स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुए हैं यहाँ पर, याद बताए हुए कौन से एग्जाम्पल, EDTA और फिर DMG, फिर ट्रेन और एन। इनमें से ये पहले वाला जो है ये डाई एन है, या सिर्फ EN भी उसको कहते हैं। इसका मतलब ये वाला एक्चुअली डाई इथाइल ट्राइअमाइन है। ये वाला जो है ये डाई इथाइल ट्राइअमाइन है। और इसमें देखें ये जो CH2 ग्रुप होता है इसको इथाइलिन ग्रुप कहते हैं। एक ये है इथाइलिन और एक ये है इथाइलिन, तो ये फिर बना डाई इथाइलिन, और NH ग्रुप को हम यहाँ पर अमाइन कह रहे हैं। तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन ग्रुप जो है ये हमारे पास एक लिगेंड है डाई-एन के तौर पर, फिर ये नीचे ट्राई-एन के तौर पर है। इसमें 3 इथाइलिन ग्रुप हैं, 1 2 3, और 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पर वो साइड्स एंड लोकेशन है जहाँ से ये मेटल के साथ बाइंड हो सकता है। तो ये वाला जो है ये 1 2 3 साइड्स हैं, तो ये ट्राइडेंटेट होगा, ये वाला टेट्राडेंटेट होगा, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बाइंड कर सकता है। और ये फिर इसका नाम भी लिखा हुआ है डाई इथाइलिन ट्राइमाइन, इसका नाम है ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। ये डाई-एन कहलाता है, ये ट्राई-एन कहलाता है। इनके बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। अब आपसे MCQ अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि डाई-एन हैज़ a dentancy, which of the following is tridentate ligand, या how many sites are present in di-N when it binds to the metal ion। तो 3 साइड्स हैं, 1 2 एंड 3, जहाँ जहाँ लोन पेयर हैं। इसमें 4 साइड्स हैं, तो 4 पोजीशन से 4 डिफरेंट ग्रुप से या 4 एटम से ये मेटल के साथ बाइंड कर सकता है। नीचे EDTA है, EDTA में इथाइलिन एक ग्रुप होगा, ये देखें CH2 इस ग्रुप को इथाइलिन कह रहे हैं, ये एक ही है। और उसके बाद है डाई-अमाइन जो है वो ये नाइट्रोजन एक्चुअली अमाइन के थे। NH2 अमाइन होता है आमतौर पर, NH2, तो ये हाइड्रोजन हट गया, ये भी हट गया, उसकी जगह पे ये एसीटेट आ गया, इस हाइड्रोजन की जगह पर भी एसीटेट आ गया, इस हाइड्रोजन की जगह पर भी एसीटेट आ गया, इस हाइड्रोजन की जगह पर भी एसीटेट आ गया। तो फिर ये बनेगा इथाइलिन डाई-अमाइन टेट्रा एसीटेट। ये CH2COO नेगेटिव, ये एसीटेट है। यहाँ H भी लिखा जा सकता है, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसकी मुख्तलिफ हालतें भी अभी हम देखेंगे। और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड भी आ गया, टेट्राडेंटेट भी आ गया, हेक्साडेंटेट भी आ गया। और ये सारे चिलेटिंग हैं, क्योंकि पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है वही चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपको पहले कुछ मैंने बताई हुई, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कुछ एग्जांपल हैं। ये मेटल आयन है, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, लिगेंड है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी ये कॉम्प्लेक्स है, ये चिल्लेट नहीं है, ये रिंग स्ट्रक्चर कंटेन नहीं करता। ये वाला भी ये हमने डिस्कस किया हुआ, टेट्रामाइन कॉपर आयन, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स है, ये चिल्लेट नहीं है। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये चिल्लेट नहीं है। ये वाला भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये चिल्लेट नहीं है, क्योंकि जितने भी आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देखे हैं ये कोई भी इनमें से चिल्लेटिंग एजेंट नहीं है, ये मोनोडेंटेट सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी टॉपिक में वापस इसकी तरफ हम फिर आएंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक की तरफ हम मूव करें। स्ट्रक्चर्स आपको बस दिखाने थे, EDTA का, ट्राई-एन का और डाई-एन का। इनके नाम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जो टर्मिनोलॉजी आपको वहाँ पे नज़र आ रही है वही मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, कि ये जो डाई-एन है और ट्राई-एन है। वैसे ट्रेन और एन भी यूज़ होते हैं, लेकिन जो प्रॉपरली हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ना हमारे नोट्स में, हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें। ये ट्रेन और एन भी ठीक है नहीं, लेकिन जो अभी आपने स्ट्रक्चर्स के साथ नेम देखे हैं उनके साथ हम मैच कर देते हैं। ट्राई एन, ये ट्राइडेंटेट है। अभी आपको उनकी डेंडेंसी के पॉइंट्स भी शो किए थे, एटम्स जिनके ऊपर लोन पेयर्स थे। DMG जो होता है वो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है। अगर डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम को शो करना हो तो उसका भी स्ट्रक्चर अभी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिएगा, ये दो तो मिथाइल ग्रुप्स जो हैं ये स्प्लिट होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। इनका फिर आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड है,
और फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एक और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और फिर कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन है। इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन, तो ये ऑक्साइन बन गया, ये एक और ऑक्साइन बन गया। ऑक्साइन तब कंप्लीट होगा जब OH ग्रुप लग जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लिंक होता है ये ऑक्साइन लिंक कहलाता है। तो ये दो लिंक्स ऐसे हैं, तो ये डाइऑक्साइन। 1 मिनट बच्चों वेट करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें, 1 मिनट बाद आप। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें आपको मैंने कहा है कि जो ऑक्साइन लिंक्स है वो कौन से हैं। अगर मैं ऑक्साइन को अलग करना चाहूँ तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ फिर हाइड्रोक्सल, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, एक हो गया और ये दूसरा हो गया। और ये मिथाइल है, 2 मिथाइल है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, इसका नाम बनता है DMG, इसको हम लिखते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइन और इसको हम आमतौर पर DMG कहते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट है। ये मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अब आपको ये बताना है कि ये जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट्स हमारा जो नेक्स्ट है ना इसके साथ डिस्कशन, वो है सॉल्युबिलिटी चिलेट्स। चिलेट्स बनते हैं चिलेटिंग एजेंट के साथ ही डेफिनेटली मेटल का कॉम्बिनेशन होगा। इनकी सॉल्युबिलिटी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। तो याद रखिएगा छोटी सी बात कि solubility of complexes in water depends upon the presence of हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स वो होते हैं जो वाटर के साथ अटैच हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स सच एज, या तो ये एनाइनिक होंगे, कैटाइनिक होंगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते होंगे, पोलर होंगे ग्रुप्स। ज़्यादातर एनाइंस जो हैं वो इसमें आते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जो कॉम्प्लेक्सेस को वाटर सॉल्युबल बनाएंगे, उनके आपको नेम एग्जांपल अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, MCQ में पूछा जाएगा। तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होते हैं जो वाटर के साथ अटैचमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इंट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं जी, कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, जब ये होगा तो कॉम्प्लेक्सेस वाटर सॉल्युबल होंगे। सल्फोनिक ग्रुप है SO3H, अमाइनो ग्रुप है NH2, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। ये वाले ग्रुप्स अगर किसी लिगेंड में हैं तो वो लिगेंड जो है वो जब मेटल के साथ अटैच होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। जैसे आप ये DMG को देख रहे हैं जिसमें OH ग्रुप मौजूद हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं। इसका मतलब जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये कंपाउंड तो हाइड्रोफिलिक होगा और
वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। अब अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स नहीं हैं तो फिर जो सोलबिलिटी है वो भी नहीं होगी, तो इनसोल्युबल हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, या फिर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो कॉम्प्लेक्सेस डिसॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ की होगी कि सोलबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, और अगर ये प्रेजेंट है, इफ हाइड्रोफिलिक प्रेजेंट, तो फिर डिपेंड करेगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। आर प्रेजेंट, देन solubility depends upon pH range। फिर हमें एक और फैक्टर देखना पड़ेगा, दैट वुड बी pH। अब एक पॉइंट ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये एसिडिक भी हो सकते हैं और अल्कलाइन भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और अल्कलाइन भी हो सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलेट एसिडिक है, सल्फोनिक एसिडिक है, फिर अमाइनो और हाइड्रोक्सी जो अल्कलाइन है। तो फिर पीएच भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। एक तो पॉइंट है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स, और अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा नेचर के, एसिडिक ग्रुप्स हैं या बेसिक ग्रुप्स हैं। तो फिर हमें उसके मुताबिक पीएच वैल्यू को भी देखना पड़ेगा। जो एसिडिक ग्रुप्स जहाँ पर होंगे डेफिनेटली वो फिर एसिडिक पीएच रेंज में सॉल्युबल होंगे कॉम्प्लेक्सेस। अगर कहीं पर बेसिक ग्रुप्स हैं तो वो अल्कलाइन पीएच रेंज में सॉल्युबल होंगे, और अगर दोनों ग्रुप्स होंगे तो फिर भी हमें एक सर्टेन पीएच वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट कि अगर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, फॉर एग्जांपल, पहले हम ये थ्योरी देख लेते हैं फिर आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्सेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में, ये सॉरी चिल्लेट्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्योंकि अब हम सारा काम चिल्लेट्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सेस को इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने चिल्लेशन की तरफ सारा काम कर दिया। तो सॉल्युबिलिटी में ये है कि एक तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स होने चाहिए, फिर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो फिर हमें पीएच वैल्यू को भी देखना पड़ेगा ग्रुप्स की नेचर के अकॉर्डिंग। तो एक पॉइंट ये है कि इफ़ both and basic groups are present, अगर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, बेसिक ग्रुप भी हैं और एसिडिक ग्रुप भी हैं, देन सॉल्युबिलिटी के लिए पीएच रेंज वाइड हो जाएगी। ज़्यादा पीएच रेंज में वो कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉल्युबल रहेगा, क्योंकि एसिडिक रेंज भी आ जाएगी उसके अंदर, बेसिक रेंज भी आ जाएगी। तो हम क्या, इफ़ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट the complex will be soluble over a wide range of pH। अगर ओनली एसिडिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप नहीं है तो फिर पीएच रेंज कम हो जाएगी, सिर्फ एसिडिक रीजन में वो सॉल्युबल होगा। अगर ओनली बेसिक ग्रुप है तो फिर भी पीएच रेंज कम होगी, फिर ओनली अल्कलाइन रेंज में वो सॉल्युबल होगा। अब आपको एसिडिक पीएच रेंज का पता है बिलो 7, बेसिक पीएच रेंज का पता है अबव 7। अगर दोनों ही ग्रुप्स हैं तो फिर शायद रेंज ये हो कि पीएच 2 से स्टार्ट करें और पीएच 12 तक हम कहेंगे इस पीएच रेंज में कॉम्प्लेक्स जो वो सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर ओनली एसिडिक है तो हम कहेंगे पीएच 2 से लेकर 5 तक बस यही पीएच रेंज है। अगर ओनली बेसिक है तो हम कहेंगे शायद 8 से लेकर 11 तक जो पीएच रेंज है इसमें सॉल्युबल है कॉम्प्लेक्स। तो अगर दोनों ग्रुप्स हैं तो फिर पीएच रेंज जो है वो वाइड हो जाती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी के लिए दो चीज़ों को देखना है, एक देखना है आपने कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा कि नेचर क्या है, ओनली एसिडिक हैं, ओनली बेसिक हैं, या दोनों तरह के हैं। और उसके साथ फिर पीएच रेंज भी हमें एक स्पेसिफिक पीएच रेंज को या पीएच वैल्यू को फिक्स करना होता तो हमें बफरिंग भी करना पड़ेगी, वो भी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी के साथ, एक ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, अगर तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स नहीं हैं तो फिर
जो चिलेटिंग एजेंट और मेटल चिलेट्स की सॉल्युबिलिटी लो होगी, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होंगे। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। इफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर एब्सेंट, अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स नहीं है, देन चिलेट्स आर लेस soluble in water but will be soluble in organic solvent, जो कि इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के साथ भी वो अटैचमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स अगर होंगे, हाइड्रोफिलिक नहीं है, तो उनके साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो अटैचमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स नहीं हैं तो कॉम्प्लेक्सेस पानी में कम सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे, और फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। अब एक टर्म हमारे पास आ गई जी, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। इसी सॉल्युबिलिटी के साथ ये टर्म अटैच है, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। जो सिक्वेस्ट्रिंग है, ये ऐसे हम लिगेंड्स को कहते हैं या चिलॉन्स को कहते हैं या चिलेटिंग एजेंट्स को कहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ऐसे लिगेंड्स या ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स जो वाटर सॉल्युबल चिलेट्स बना देते हैं, उनको हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स। तो यही पॉइंट है, चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स अब आप लोग जानते हो कि ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे जो चिलेट्स बनाएंगे, इसको भी जानते हो आप, चिलेटिंग एजेंट्स विच फॉर्म वाटर सॉल्युबल complexes with वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस भी ठीक है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस भी ठीक है, या फिर चिलेट्स भी ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स which form water soluble complexes या chillates are called sequestering sequestering एजेंट्स की फिर आपको एग्जाम्पल जो हैं वो मालूम होने चाहिए। और sequestering एजेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है EDTA जो है ये sequestering एजेंट है। अब हम देखेंगे sequestering एजेंट किस तरह से एनालिसिस में हेल्प करता है, और अगर कोई sequestering एजेंट नहीं है तो फिर हम एनालिसिस कैसे करते हैं। आपको जो 3 इम्पोर्टेंट हमारे पास लिगेंड्स हैं, एक मैंने आपको EDTA बोला, एक DMG बोला, और एक सैलिसाइल एल्डोक्साइन। सैलिसाइल एल्डोक्साइन का भी अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये इज अ सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट। सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट इट मीन्स कि ये क्या करता है, इट फॉर्म्स, बच्चा बता दें इसका क्या मतलब है जल्दी से। सॉल्युबल चिलेट्स बनाएगा। EDTA जो है वो सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट है। तो इसका जो एनालिसिस होगा हमारे पास, जिस जो सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट वाले होंगे, इनका जो एनालिसिस होगा वो हम इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, EDTA टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस का जो सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट हैं, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उनका एनालिसिस EDTA टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से होता है। लेकिन जो सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट नहीं हैं, जो अदर चिलेटिंग एजेंट्स हैं जो वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनके लिए हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस शो करते हैं। तो इसके साथ एक पॉइंट शामिल कर देंगे, एनालिसिस चिलेट्स is done through complexometric
स्टोइकोमेट्री या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस या चिलोमेट्री। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास DMG है यानी डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम है, DMG, एंड एक है अभी मैं बोल रहा था सैलिसाइल एल्डोक्साइम, सैलिसाइल एल्डोक्साइम, ये उसका मैंने नाम लिख दिया है। DMG एंड सैलिसाइल एल्डोक्साइम फॉर्म वाटर इनसोल्युबल चिलेट्स। अब ये जो चिलेट्स हैं इनका एनालिसिस इस टाइट्रेशन मेथड से नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, आपको मालूम है इसमें दो टेक्निक्स हमने पढ़नी है, एक हम ये पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस और दूसरा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होगा। तो एक हिस्से में हम वाटर सोल्युबल चिलेट्स को एनालाइज करेंगे और दूसरे हिस्से में हम वाटर इनसोल्युबल चिलेट्स को एनालाइज करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। तो आप ये बात यहाँ पर बता देंगे कि वाटर इनसोल्युबल चिलेट्स आर एनालाइज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, एक चिलेटिंग एजेंट का, सैलिसाइल एल्डोक्साइम, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग EDTA का भी देख चुके हैं, आप DMG का स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं, तो सैलिसाइल एल्डोक्साइम का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको बना कर जाता हूँ। और आप जिस अंदाज में पढ़ रहे हो ना, मैंने क्वेश्चन इसी अंदाज में पूछने हैं। ये एक हमारे पास ऐसा हेक्सागोनल रिंग है, इस हेक्सागोनल रिंग में दो जगह पे आपने बॉन्ड बाहर एक्सटेंड करने हैं, ऐसा एक जगह पे और एक जगह पे ये वाला बॉन्ड बाहर एक्सटेंड करना है। अब इनके साथ आपने एक तो OH ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये सिंपल वाला ग्रुप ही है, पर जो है वो ऑक्साइम आपने निकाला है। ऑक्साइम जो लगेगा वो CH डबल बॉन्ड NOH, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला हमारे पास है जी सैलिसाइल एल्डोक्साइम, ये वाला सैलिसाइल एल्डोक्साइम, ये नॉन सिक्वेस्ट्रिंग है, ये चिलेटिंग है लेकिन नॉन सिक्वेस्ट्रिंग है। सिक्वेस्ट्रिंग जो हमने भी EDTA पढ़ा है, EDTA के बारे में हमने बात की है। अच्छा भाई, अभी तक आज के दिन में आपको मैंने क्या बता दिया है, गौर से सुनेंगे। आज के दिन में हमने चिलेटिंग एजेंट्स के स्ट्रक्चर देखे, EDTA का, DMG का, ट्राइएन का, डाइएन का। इनके स्ट्रक्चर हमने दूसरी शीट के ऊपर यहाँ पर देखे हैं, ये वाले शीट से इसके ऊपर देखे हमने स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर या स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, उनकी टेंडेंसी बताई है। डाइएन ट्राइडेंटेट है, ट्राइएन टेट्राडेंटेट है और EDTA हेक्साडेंटेट है। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं थे फिर मैंने यहाँ ड्रॉ भी किए हैं। फर्दर जो है DMG को ड्रॉ किया है, ये DMG है, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम, और फिर ये सैलिसाइल एल्डोक्साइम है। फिर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की है, मेटल चिलेट्स की बात की है कि दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट या एब्सेंट, और अगर दूसरा फैक्टर इफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो उनकी नेचर देखनी है कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, क्योंकि उसके साथ फिर हम pH रेंज को देखते होते हैं। अगर तो ओनली एसिडिक ग्रुप्स हैं तो pH रेंज छोटी होगी सॉल्युबिलिटी के लिए, अगर ओनली बेसिक है तब pH रेंज तब भी कम होगी। और सॉल्युबिलिटी के अगर दोनों ग्रुप्स हैं तो फिर pH रेंज ज़्यादा pH रेंज में सॉल्युबल होंगे कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी जो है वो pH के साथ भी डिपेंड करती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को हम यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे कि अभी हम बेसिक प्रिंसिपल्स में देखेंगे कि हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस होते हैं इन हमारे पास मेटल आयंस उनको रिप्लेस करते हैं जब वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ हाइड्रोजन आयन बॉन्ड बना चुके होते हैं। तो उस तरह के रिएक्शन को भी हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस, उनकी रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे pH वैल्यूज चेंज होती हैं। जब हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे तो कम होंगे तो pH बढ़ती जाएगी, जब हाइड्रोजन आयन और आएंगे तो pH कम होती जाएगी। तो pH रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए और उनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए।
फिर हमने कहा कि अगर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो जो चिलेटिंग एजेंट्स सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं उनको सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट कहते हैं। उनका एनालिसिस हम करते हैं इसी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से या ईडीटी टाइट्रेशन से। और अगर वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या चिलेट्स बनेंगे फिर हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अप्लाई करेंगे। अब हम जी शुरू करने वाले हैं ईडीटी टाइट्रेशंस को। अब हमारा काम जो है वो ईडीटी टाइट्रेशन पे आ गया, यानी हम वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस की या चिलेट्स की बात करने वाले हैं। तो ईडीटी टाइट्रेशन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। ये टाइट्रेशंस जब हम पढ़ने वाले हैं, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल और यही एक एग्जांपल ही हमने पढ़नी है। हमारा टॉपिक बस यही है, यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने ईडीटी टाइट्रेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम रीएजेंट की बात करते हैं, रीएजेंट ईडीटीए की बात करते हैं। ये क्या होता है, किस हालत में इस्तेमाल होता है, कितनी मुख्तलिफ इसकी हालतें हो सकती हैं। तो रीएजेंट ईडीटी, जब ईडीटी टाइट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। ईडीटीए रीएजेंट की इंफॉर्मेशन जो है ये सारी अभी आप सुनने वाले हो। ईडीटीए का नाम आप जानते हो, स्ट्रक्चर भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, पहले भी आपको स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल में भी सारा करवाया है। इसका नाम मुकम्मल जानते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट या फिर इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट एसिड, जिसे हम यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्म यूज़ करेंगे। और वो सॉल्ट जो डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए, हम क्या यूज़ करते हैं और वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हमने कहा है कि हमें वही यहाँ डिस्कस करना है। फॉर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस, जब कॉम्प्लेक्सेस का वर्ड जो होता है तो ये चिलेट्स हैं, हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। फॉर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए इज प्रेफर्ड। डाइसोडियम salt of EDTA is preferred. Instead of using EDTA, हम उसका डाइसोडियम सॉल्ट यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, फॉर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज प्रेफर्ड। अच्छा, ये जो डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, इसको Na2Y भी लिख सकते हैं। एक अंदाज इसको लिखने का Na2Y है, Na2Y। 2 सोडियम आ गए और जो रिमेनिंग A9 होगा EDTA स्ट्रक्चर का, उसको Y से लिख देते हैं। तो Na2Y का मतलब होगा डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। ये याद रखिएगा, Na2Y रिप्रेजेंटेशन रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है। अब इसके बारे में कुछ बातें ये हैं कि एक तो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक और स्टेबल सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट है। तो Na2Y इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं रखता, ये जो डाइसोडियम सॉल्ट है ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यानी ड्राई रहेगा ज़्यादातर। तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड वेरी स्टेबल सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, इट मीन वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए बेटर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ इस सेंस में बेटर हैं सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट के तौर पर और नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। तो ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए बेहतरीन हमारे पास चिलेटिंग एजेंट है EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद ये जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स हैं जो EDTA जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ये किस तरह से एनालाइज करते हैं कॉम्प्लेक्सेस को। ये लिबरेट करवाते हैं फ्री मेटल आयंस को या फिर उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स या EDTA या Na2Y आप कह लें, Na2Y जो कि क्या है, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट है। ये किस तरह से एनालाइज करवाता है मेटल कॉम्प्लेक्स को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेसिक प्रिंसिपल में।
कि Na2Y क्या चीज़ है? डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA का स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या होता है और वो मेटल के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो Na2Y विच इज़ अ सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, ये एनालाइज कैसे करता है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। आर यूज्ड या इज, क्योंकि सिंगल फॉर्म, इज यूज्ड टू लिबरेट होता है बाहर निकालना, खारिज करना, टू लिबरेट और सॉल्युबलाइज या फिर उसको सॉल्युबल वे में कन्वर्ट करना और सॉल्युबलाइज मेटल आयोन्स। हमने एक्चुअली ये टेक्निक पढ़नी की मेटल आयोन्स की हमने डिटर्मिनेशन करनी है कॉम्प्लेक्सेस में। तो Na2Y जो कि सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट इज यूज्ड टू लिबरेट और सॉल्युबलाइज मेटल आयोन्स, क्योंकि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वाटर इनसॉल्युबल चिलेट्स बनेंगे तो उनको फिर हम प्रेसिपिटेशन के थ्रू रिमूव करते हैं, जो कि ग्रेविमेट्रिक एसे है या ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पर भी वैसे ही चुके आ गया, वैसे हमें हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास आ गए वाटर इनसॉल्युबल चिलेट्स, उनमें क्या करती है, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं लिबरेट करवा देते हैं फ्री मेटल आयंस और उनकी फिर एस्टिमेशन कर लेते हैं, उनकी कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं या उनको सोल्यूबल फॉर्म में ले जाते हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि मेटल आयन की कंसंट्रेशन क्या है। तो मेन टारगेट इज टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन एनी गिवन कंपाउंड। तो अगर वाटर इनसॉल्युबल बनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन कराएंगे। तो वाटर इनसॉल्युबल चिलेट्स या ऐसे कहें कि water insoluble chelates metal ions are removed by precipitation और वो जो टेक्निक होगी वो होगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा जी, ये अब EDTA असल में ये जो ब्लू वाला काम है ना, ये हम पढ़ रहे हैं, ये आपको वैसे ही उसके साथ जो पॉइंट था ना ये बता देगा कि अगर ये सिक्वेस्ट्रिंग है तो फिर तो हम लिबरेट करवा लेंगे मेटल आयन को फ्री फॉर्म में या उनके कोई सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के उनकी एस्टिमेशन कर लेंगे। लेकिन अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो फिर हमारी एस्टिमेशन या एनालिसिस कैसा होगा, फिर हम प्रेसिपिटेशन करवाएंगे, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसके फर्दर फीचर्स जो मैंने कहा था ना कि ये एक तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक है और वेरी स्टेबल सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट है। कुछ और भी EDTA यूज़ करने के फ़वाइद क्या हैं, अभी फीचर्स जो हैं वो फर्दर भी EDTA के हम देखने वाले हैं। EDTA जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट है, ये सस्ता है, चीप है, लो प्राइस, इकोनॉमिकल, कुछ भी वर्डिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी रिएजेंट्स के मुकाबले में। इसके ना हम कह रहे हैं EDTA प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ EDTA टाइट्रेशन को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम रिएजेंट EDTA के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा है कि जो EDTA है उसको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, डाइसोडियम सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। वो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक और स्टेबल सिक्वेस्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी मोर सॉल्युबल बनाएगा या मेटल आयन को लिबरेट करवा देगा आसानी से। अब हम EDTA की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, जिसमें पहली बात ये है कि EDTA को एनालिसिस में यूज़ ही क्यों करना है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। एज लो प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर जो अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इसको यूज़ करना प्रेफरेबल है। और इसका स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो उसका A9 ऐसा बन सकता है कि 6 लिगेंड एटम्स कंटेन करता है। तो इट्स स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ A हैज 6 लिगेंड एटम्स। मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ एग्जिस्ट करते हैं।
और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए ये फीचर एनालिसिस में इस्तेमाल करने के लिए ये प्रेफरेबल प्रॉपर्टी है कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये 6 लिगेंड एटम्स कंटेन करते हैं जहाँ से मेटल आयन बाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि इट फॉर्म्स स्ट्रेनलेस मेंबर्ड रिंग, जहाँ पर रिंग्स बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उन्हें कहते हैं हम चिलेट्स। तो 5 मेंबर रिंग स्ट्रेनलेस 5 मेंबर रिंग बनाता है, स्टेबल रिंग्स बनाता है, तो फिर स्टेबल चिलेट्स बनाता है। और इसकी जो कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम कंसंट्रेशन इसकी जो यूज़ करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज एज 20 सोल्यूशन। M/20 का यहाँ कैपिटल M का मतलब मोलर, यानी 1 मोलैरिटी हो 1, तो ये 1/20th मोलैरिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। 1/20th मोलैरिटी का सोल्यूशन हम इस्तेमाल, कंसंट्रेशन जो है आप 1/20 को क्या करेंगे, 1/20 होगा 0.05, तो 0.05 मोलर यूज़ करते हैं भाई। 1/20 का मतलब जो है ये 0.05 मोलर, आप इसको कह सकते हैं 0.05 मोलर। तो इसको अगर आपने मेक करना है 0.05 मोलर को, तो क्या करना पड़ेगा, 18.6 ग्राम, 18.6 ग्राम लेंगे और डिज़ोल्व करेंगे 1000 ml ऑफ वाटर में, डिज़ोल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर। 0.05 मोलर सोडियम डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA Na2Y, ये उसकी कंसंट्रेशन जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं इस एनालिसिस में, वो आपको बता दी गई है। अब हमारे पास है जी फैक्टर्स विच अफेक्ट द EDTA रिएक्शंस। जब वो कॉम्प्लेक्सिंग में EDTA को हम यूज़ करेंगे तो रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग EDTA रिएक्शंस। जब कॉम्प्लेक्सेशन में EDTA इन्वॉल्व होगा या उसका ये डाइसोडियम सॉल्ट इन्वॉल्व होगा, तो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं देखना। सबसे पहले नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन, नेचर एंड एक्टिविटी आयन, जिस मेटल आयन को हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी क्या नेचर है और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, बैलेंसी कैसी है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं, उसके जो बनेंगे कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, उसकी नेचर, मेटल की नेचर, जिस मेटल के साथ EDTA अटैच होने वाला है उस मेटल की नेचर। दूसरे नंबर पर pH एट विच द टाइट्रेशन इज कैरिड आउट, pH एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, pH एट विच टाइट्रेशन कैरिड आउट भी इम्पोर्टेंट है जी। तीसरे नंबर पर हमारे पास है कुछ ऐसे A9 या और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर प्रेजेंट हो सकते हैं और वो EDTA के रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो उनमें कहते हैं इंटरफेयरिंग आयंस। तो प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग आयंस कौन से हो सकते हैं, साइनाइड, ये नेगेटिव चार्ज है, CN के ऊपर नेगेटिव है, सिट्रेट, टार्ट्रेट, क्लोराइड एंड अदर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। हो सकता है कि कोई इनमें से एक आधा आयन और भी आ जाए उस रिएक्शन के दौरान प्रेजेंट हो, तो वो EDTA को मेटल के साथ बाइंड होने में इंटरफेयर करेगा। शायद अगर साइनाइड है तो ये मेटल के साथ बाइंड कर जाए तो रिएक्शन को इंटरफेयर कर दिया, या फ्लोराइड है वो मेटल के साथ पहले बाइंड कर जाए, EDTA को बाइंड ना होने दे। तो रिएक्शन को जो अफेक्ट करते हैं पैरामीटर्स, एक नेचर ऑफ मेटल है, दूसरा pH है, किस pH के ऊपर रिएक्शन होना अभी हम देखेंगे, ऑप्टिमम pH, और फिर इन आयंस की प्रेजेंस ये भी है, और सॉल्वेंट की नेचर भी है।
सॉल्वेंट की नेचर भी है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्गेनिक, अगर आप आसान वे में या जनरल वे बताना चाहें तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं या नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, वो भी एक फैक्टर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट हुआ जैसे वाटर हुआ तो EDTA ने तो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, तो वो तो वापस आयोनाइज हो जाएंगे, मेटल जो वो फ्री आयोन्स की फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो फिर एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो जाएगा उसके अंदर। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेचर ऑफ मेटल इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शंस EDTA के किस तरह के होंगे, फास्ट होंगे, स्लो होंगे, किस पैरामीटर के साथ होंगे, क्या इक्विवेलेंस कांस्टेंट होगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, pH और प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग आयंस और प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, इधर ऑर्गेनिक और नॉन पोलर। हाँ जी बच्चों, आप लोग सुन रहे हैं? हेलो जी सर जी। अच्छा जी, ये 4 फैक्टर्स जो हैं, पहले प्रॉपर्टीज बताई हैं 4 ये EDTA की। उससे पहले मैंने EDTA का बताया किस हालत में इस्तेमाल करेंगे इन टाइट्रेशन में। EDTA का सॉल्ट यूज़ करेंगे, डाइसोडियम सॉल्ट, मोस्टली ये इस्तेमाल होता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए, फिर फैक्टर्स बताएं जो EDTA जब रिएक्शन करेगा मेटल आयन के साथ तो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे देखना। अब हम बताने वाले हैं नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ EDTA। अभी हम EDTA टाइट्रेशन में सारी बातें जो हमें चाहिए वो हम सीख रहे हैं। अभी आपको बताना है नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ EDTA हैं, उनकी नेचर क्या होगी और उनकी स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कब स्टेबल होंगे कब स्टेबल नहीं होंगे। तो इसके लिए हम कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, या इसकी स्टेबिलिटी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। सबसे पहली बात ये है, जो मोस्टली EDTA के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 1:1 फॉर्मूला से दिखाए जाते हैं, यानी 1 यूनिट ऑफ EDTA और 1 यूनिट ऑफ द मेटल मोस्टली। तो वो वैलेंसी ऑफ मेटल आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप सबसे पहले जब नेचर की बात कर रहे हो, नेचर किस तरह की नेचर होगी कॉम्प्लेक्सेस की, तो EDTA क्या करता है, EDTA फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस with most cations in 1:1 irrespective valency of metal ion। मेटल आयन की वैलेंसी जितनी भी हो, EDTA ने 1:1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने। इसका क्या मतलब है, ज़रा गौर से आप लोगों ने देखना है और उसको समझना है। फर्ज कर लें कि हम कहते हैं हमारे पास एक मेटल है जो EDTA के साथ आके जुड़ने वाला है और उसका चार्ज 2+, अभी चार्ज मैं बाद में दिखाता हूँ। और ये हमारे पास है सॉल्ट ऑफ EDTA जो कि डाइसोडियम सॉल्ट है, H2X होगा और इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। -2 इसलिए लिखा है, ये सिर्फ Y को लिख रहा हूँ मैं, ये बहुत बारीक बातें हैं सीखने के लिए। यहाँ Na2 नहीं लिख रहा मैं, इधर मैं Na2 नहीं लिखूँगा, ये सिर्फ Y की रिप्रेजेंटेशन है। Y का मतलब ये है कि जो A9 बचा हुआ EDTA का, अभी उनके स्ट्रक्चर्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अभी इनके ऊपर चार्जेस भी पुट करने हैं। मेटल के ऊपर हम कह रहे हैं जी चार्ज है 2+, सपोज दैट दूसरे ग्रुप का कोई मेटल है तो ये Y के ऊपर चार्ज होगा 2 नेगेटिव। Na2 तो हमने अभी दिखाया नहीं, हम सिर्फ Y को दिखा रहे हैं। ये जो Na2Y था ना, इसमें Ya9 है, तो 2 सोडियम तो इस Y के ऊपर -2 चार्ज होगा। और हमने कहा है कि ये जो कम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल हैं, हमने इसके ऊपर मंडे को बात की थी। तो यहाँ पर जब भी आप दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन
तो आप रिवर्सिबल एरोज जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। और अब हमारे पास होने क्या वाला है कि हमने कहा है कि 1:1 हमें नज़र आएगी। इट मीन्स कि फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स का होगा ना मोस्टली वो mx ही होगा बस। 1:1 हो गया, 1 मेटल 1 वो A9 EDTA की तरफ से आने वाला। अब इसके ऊपर चार्ज और इसके साथ जो है ये हाइड्रोजन आयन, मैंने कहा था पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शंस। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और अगर वापस आ रहे हैं आयन बन रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन आयन्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने तो फिर आपको हाइड्रोजन आयन्स बढ़ाना पड़ेंगे ताकि, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी, मतलब लोअर पीएच पर कॉम्प्लेक्स ये स्टेबल बनेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो तो, कि हाइड्रोजन इस तरफ कैसे जा रहे हैं फॉरवर्ड में और रिवर्स में कैसे जा रहे हैं। यहाँ फ्री बन रहे हैं, यहाँ वापस आके बाउंड हो रहे हैं। अगर फ्री हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो तो पीएच कम होती है, तो इस तरफ कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो पीएच कम होगी तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे फिर चार्ज होगा बच्चों 2 नेगेटिव ओवरऑल, और हाइड्रोजन के ऊपर डेफिनेटली आप जानते हैं +1 चार्ज होता है। अगर आपके पास मेटल ऐसा है जिसकी वैलेंसी जो है वो 3+ है, अब मैं 3+1 वाले के साथ और इसके साथ भी रिएक्शन हुई, इसका उसी y का मतलब है H2X। अब गौर से समझते, जो y का आपको पता होना चाहिए, जो Na2Y लिखा था ना, उसमें सोडियम के साथ जो A9 है उसको y लिखते हैं, तो y का मतलब है H2X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये EDTA का इंपॉर्टेंट पार्ट है A9। अच्छा, अब मेटल के ऊपर क्या चार्ज है, 3+ में बोल रहा हूँ, और जो A9 है उसके ऊपर तो चार्ज -2 ही है। अब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो 1:1 के साथ ही बनेगा, वही फार्मूला ऊपर वाला, वही ऊपर वाला फार्मूला ही होगा जो अभी हमने देखा है, क्योंकि हमने कहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैलेंसी ऑफ द मेटल, जो मेटल और EDT आपस में कंबाइन होंगे वो 1:1 के साथ कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर अभी भी हम क्या लिखेंगे, mx। मतलब अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो चेंज हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन जो है वो उतने ही जाएंगे क्योंकि टोटल हैं 2। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज होगा -1 और हाइड्रोजन के ऊपर होगा +1। अच्छा, तीसरी एग्जांपल भी आप ले देख लें कि अगर हमारे पास मेटल जो है वो 4 वैलेंसी वाला हो, +4 उसकी वैलेंसी हम मान दें, और उसका भी हम कम्बिनेशन किसके साथ करवा दें, ये जो EDTA का A9 है इसके साथ। अब यहाँ पे है 4+ चार्ज और ये जो है ये 2 नेगेटिव है। अब जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो रेशो तो वही रहनी है, तो चार्ज फिर चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो पहले हमारे पास मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बने वो -2 चार्ज था उसका, फिर -1 चार्ज के साथ बने मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। अब एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज चेंज हो रहा है लेकिन रेशो सेम है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। +2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो कांस्टेंट है, कॉमन है, वो हर एक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर पहली बात सीखी है नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जो EDTA बनाता है मेटल जो भी हो, डाइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट हो या टेट्रावेलेंट हो, डाइवेलेंट से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो 1:1 के साथ कंबाइन करेगा हमारे पास ये मेटल और EDTA। अब मैं आपको मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स दिखाने वाला हूँ। मेटल EDTA एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें प्लीज़। सर, जो आपने पीछे रिएक्शन में कम्प्लेक्स बनाया है mx, उसके ऊपर आपने कहा चार्ज चेंज होगा -2 -1 और न्यूट्रल। काइंडली मुझे बता दें कि ये ऊपर चार्ज किस तरह आए हैं, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया। मतलब m पे एक दफा +2 मैं है और समझा उस देता पे हूँ, मुझे पता चल गया, मैं समझाने लगा हूँ, गौर से सुनना है। अपने सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के ना गौर से ज़रा तवज्जो से। इसके ऊपर अभी चार्ज -2 है, अगर दोनों हाइड्रोजन इसके हटा देता हूँ, दोनों हाइड्रोजन हटा दें तो इसका चार्ज होगा -4, x का चार्ज होगा -4, x का चार्ज क्या होगा -4। क्यों, हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 ये है, -4 ये है, तो रिजल्ट -2 है। आपको शायद ये बात समझ आ रही हो, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। 2 हाइड्रोजन हैं
और एक क्या है, X है। इनका टोटल चार्ज -2 है। अब हाइड्रोजन का चार्ज हमें मालूम होता है, ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2। तो अगर आपको X का चार्ज फाइंड आउट करना, रिजल्ट -2 है, तो कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए ना। तो फिर ही आएगा रिजल्ट -2। तो इस H2X में X का चार्ज -4 है। ओके, ये पता चल गया आपको। जी सर, आगे अच्छा, अब देखो, अब हमने उसको एक मेटल के साथ जोड़ना है, इस मेटल के साथ। अब इस मेटल का चार्ज है 2+, X का चार्ज है 4 नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 नेगेटिव। फिर यहाँ जोड़ना है तो इसका चार्ज 3+ है और X का चार्ज -4 है, तो रिजल्ट ऑफ -4। मेटल का चार्ज यहाँ पर +4 है, तो X का चार्ज -4, तो रिजल्ट होगा -0। ओके, क्लियर। जी सर। ओके, फाइन। और अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और लाइन आपने बोली थी कि पीएच, मतलब हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, कम्प्लेक्स बन गया है, तो पीएच कम हो रही है, पीएच कम होगी तो कम्प्लेक्स स्टेबल होगा। हाँ जी, देखो, बस। पीएच वैल्यू जो होती है ना, ये हाइड्रोजन आयोन की कंसंट्रेशन के इन्वर्स होती है। जो पीएच वैल्यू होती है या पीएच होती है, ये हाइड्रोजन आयोन की कंसंट्रेशन के इन्वर्स होती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोन बढ़ते जाएंगे तो पीएच वैल्यू कम होती जाएगी। और कौन से हाइड्रोजन आयोन, फ्री हाइड्रोजन आयोन। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्री नहीं है, ये हाइड्रोजन फ्री है। जब हाइड्रोजन आयोन अलग हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर किसी तरह से ये जो इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है, हमने आप कहा था कि इक्विवेलेंसी पढ़नी है हमने मेटल आयोन की कॉम्प्लेक्सेस के साथ। याद है आप लोगों को, हमने कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विवेलेंसी, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने डिटरमिन करना है। हमारा एंड पॉइंट इंडिकेटर इसी चीज़ को बताएगा, जब जी इक्विलिब्रियम सर। डेवलप होगा इस मेटल आयोन में और इस कॉम्प्लेक्स में। तो जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया तो आप लोग इक्विलिब्रियम को मुख्तलिफ पैरामीटर से चेक करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी को, या इनकी कंसंट्रेशंस को, जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, या उनसे मुतालिक कांस्टेंट आप जब मेजर करते हैं तो उनके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज करके चेक करते हैं कि अगर हम ये वाली वैल्यू चेंज करते हैं, पीएच चेंज करते हैं, तो अब क्या होगा इस रिएक्शन को। तो अगर पीएच आप इसमें चेंज करके पीएच का इफेक्ट देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शंस के ऊपर, तो जब आप पीएच वैल्यू को कम करेंगे, जब आप पीएच वैल्यू को कम करेंगे, सपोज दैट आपका आपका ऑब्जर्वेशन इफेक्ट ये है कि आप पीएच वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। यही मतलब होगा ना पीएच वैल्यू को कम करने का। जी सर। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कौन सी तरफ जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड जाएगा ना, क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन आयन जी ज़्यादा है। सर। तो फॉरवर्ड जाएगा तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेगा, यानी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि लोअर पीएच वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। ओके। जी सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, आप देखो ये वाला जो है ना, आपको जो मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में गौर से देखो। ये ईडीटी का वो एक्स है, ये सारा जो ब्लैक में है ना, ये एक्स है। और उसका -4 चार्ज भी वेरीफाई कर लो। ये -1, -2, -3, -4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। मैंने कहा था एक्स के ऊपर -4 चार्ज है। तो ये EDTA के हाइड्रोजन हट गए हैं। ये होता है ना COOH, ये हाइड्रोजन हट गया। ये होता है COOH, हाइड्रोजन हट गया। ये भी होता है COOH, हाइड्रोजन हट गया। ये भी होता है COOH, हाइड्रोजन हट गया। तो ये अब मुकम्मल तौर पे चारों हाइड्रोजन यहाँ से हट चुकी हुई हैं। तो ये ओनली X -4 है। और उसके साथ ये मेटल को जोड़ा हुआ है कि जहाँ जहाँ से नेगेटिव चार्ज है वहाँ वहाँ से बॉन्ड बनेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 2 और जगह से भी बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर। तो ये मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसको मैं वहाँ से कॉपी करके ना इधर भी ले आता हूँ। ये आपको ना इसकी हेक्साडेंटेंसी भी यहाँ से समझ आ रही है। ये जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स आपने देखा है, इसकी हेक्साडेंटेंसी भी आप में से कोई स्टूडेंट मुझे अभी समझाएगा और से। अब इससे पहले जो चीज़ें पढ़ रहे थे ना 2 चैप्टर्स, उसमें केमिस्ट्री नहीं थी, मैंने आपको बोला था। अब केमिस्ट्री आ गई है। ये केमिस्ट्री जो है ना, ये ख़तरनाक सब्जेक्ट है। इसमें चीज़ों को जब तक मुकम्मल तौर पर पूरे दिलो दिमाग से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये पल्ले नहीं पड़ती हैं। तो ज़रा गौर से सोच समझ के इसके बारे में मुझे बताइए। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर अभी मैंने यहाँ पुट कर दिया है, ये है मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। इसमें मुझे कोई बच्चा बताए, बोलना पड़ेगा आप लोगों को कि इसमें किस तरह से पता चल रहा है कि EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट है। किस तरह से पता चलता है कि EDTA हेक्साडेंटेट है।
इस स्ट्रक्चर को देखते हुए बताओ बच्चों। रेड कलर की डॉटेड लाइंस काउंट कर लो, बस कहानी ख़त्म होगी। रेड कलर की डॉटेड लाइंस जो हैं ये मेटल की और लिगेंड के आपस में बॉन्ड्स हैं, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो ये मतलब कितने कि ये हैं? वाले जो है वो 6 हैं, तो 6 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं फिर। हाँ 6 एक्चुअली लोन पेयर्स ना काउंट करो, लोन पेयर्स काउंट करोगे ना कहीं पर कन्फ्यूजन आ जाएगी। आपने काउंट करने के एक ही लिगेंड के स्ट्रक्चर के अंदर कितनी पोजीशंस हैं या कितने एटम्स हैं जहाँ से मेटल कनेक्टेड है लिगेंड के साथ। तो कितने हैं? 1 2 2 3 नाइट्रोजन 4 4 5 6, तो टोटल 6 हो गए ना। तो जितनी साइड्स होती हैं लिगेंड के स्ट्रक्चर में जहाँ से मेटल उसके साथ बाइंड कर सकता है उसको कहते हैं हम उसकी डेंटेंसी। तो ईडीटी के अंदर 6 साइड्स हैं जहाँ से ये मेटल के साथ बाइंड हो सकता है, इसलिए इसकी डेंटेंसी 6 है और इसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, आपको मैंने पहले समझा दिया है। अगर तो ये मेटल डाई पॉजिटिव है तो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा 2 नेगेटिव, अगर ये ट्राई पॉजिटिव है तो -1, अगर ये 4 पॉजिटिव है तो फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें अगर आप रिंग काउंट करना चाहो बच्चों, अगर आपने रिंग काउंट करनी है तो रिंग भी काउंट किए जा सकते हैं। वो ज़रा गौर से सुनना कि रिंग जो हैं वो कम से कम 3 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 हो सकते हैं। ये जो मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसके अंदर रिंग जो हैं कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रिंग हो सकते हैं। अब आपको कुछ रिंग्स यहाँ पे शायद नज़र आ रहे हैं। एक ये ज़रा फॉलो कीजिएगा इस कर्सर की लाइन को, ये एक क्लोज रिंग है 5 मेंबर, 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर रिंग है। एक ये वाला आपको नज़र आ रहा है, एक ये वाला नज़र आ रहा है, ये देखें 1 2 3 1 2 3 4 5, ये देखें ये वाला। एक आपको ये देखें मेटल, फिर नाइट्रोजन, फिर ये 2 1 2 3 4 5, ये वाला रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक ये इधर अभी रिंग नहीं क्लियर बने हुए हैं, ये वाले के साथ अगर हम देखना चाहें इधर, ये 1 2 3 4 5, ये देखें ये वाला, ये एक, ये अगर रिंग काउंट करना चाहें तो कितने हैं? कोई बच्चा बता सकता है कितने रिंग यहाँ पे बने हुए हैं? वाज़े नहीं, एक ये रिंग भी बना हुआ है, ये देखिए। तो ये 5 रिंग्स बने हुए हैं इसके अंदर, 5 रिंग्स बने हुए हैं। कौन कौन सा? एक ये रिंग है, ये फॉलो कीजिएगा, ये एक, फिर दूसरा ये 2, ये वाला ऐसे यहाँ तक 2 हो गए, फिर उसके बाद ये 3 हो गए, फिर उसके बाद ये वाला भी तो है ना इधर ऐसे 4 हो गए, और एक ये वाला भी तो है ऐसे इसके साथ, ये वाला 5। तो ये रिंग्स हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये इसलिए इसको फिर हम कहते हैं चिल्लेट। और जितने ज़्यादा रिंग्स होंगे उतनी ज़्यादा चिल्लेशन होगी, और जितनी ज़्यादा चिल्लेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ भी करना आना चाहिए ऐसे। हाँ जी, ये पता चल गया, आगे चलें। ओके अच्छा, मैं आपको एक फर्दर भी क्लियर कर दूँ, ये जो हमने पढ़े थे ना अभी कॉम्प्लेक्सेस, अगर कॉम्प्लेक्सेस जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -2 है तो फिर 3 रिंग्स बनेंगे, 3 रिंग्स बनेंगे। लाइक -2 का मतलब ये होगा कि एक और एक ये 2 ऑक्सीजन एटम्स आप हटा दें, इनके साथ मेटल को बाइंड ना करें, फिर 3 रिंग बनेंगे, 1 2 और 3 बस। अगर एक और ऑक्सीजन ले आएँ तो फिर 4 रिंग बन जाएंगे, 1 2 3 और एक ये बन जाएगा 4, और अगर सब कुछ शामिल कर लें फिर 5 रिंग्स बनेंगे। तो आपको ये नंबर ऑफ रिंग्स स्ट्रक्चर में ये भी मालूम होनी चाहिए, ये मैं नीचे लिखने वाला हूँ। ये है कि स्ट्रक्चर्स जो ऊपर हमने कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे, स्ट्रक्चर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, ये रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्सेस आपने देखे थे उसके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस विद डाई ट्राई एंड टेट्रावेलेंट मेटल। मेटल को मैंने एक बार डाईवेलेंट लिया था,
एक बार ट्राइवेलेंट दिया था, एक बार टेट्रावेलेंट दिया था। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस विद डाई, ट्राई एंड टेट्रावेलेंट मेटल्स कंटेन 4 and 5 rings रिस्पेक्टिवली। जब मेटल जो है वो डाइवेलेंट है तो स्ट्रक्चर के अंदर 3 रिंग्स हैं। अगर मेटल ट्राइवेलेंट है तो स्ट्रक्चर के अंदर 4 रिंग्स हैं। अगर मेटल टेट्रावेलेंट है तो स्ट्रक्चर के अंदर 5 रिंग्स हैं। क्या आपको ये बात समझ आती है नंबर ऑफ रिंग्स की? हेलो, बता दो, नहीं तो हम यहाँ स्ट्रक्चर जी देख सर। लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना स्ट्रक्चर नजर आ जाए। EDTA यहाँ पे हमें वो स्ट्रक्चर्स मिल जाए। मैं वो स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर ये मुख्तलिफ मेटल्स अटैच हों। ये स्ट्रक्चर है। ये मुख्तलिफ वेज है। ये वो EDTA का स्ट्रक्चर नहीं है, ये कुछ और है। अगर इसको कोई बताना चाहे कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये आज हमने बनाया है, बताओ भाई। ये निकल का एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। ये बताइए ये कौन सा है? तो आज हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसका भाई। DMG है ये देखो, डाई मिथाइल और ये आगे ऑक्साइन बना हुआ है। ये DMG एक यहाँ लगा हुआ है DMG, और एक जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है DMG। तो ये 2 DMG लगे हुए निकल के साथ। तो ये समझ आता है आप लोगों को ये DMG लगा हुआ है? क्या हो गया? हेलो जी सर। जी क्या हो? ये कुछ केमिस्ट्री समझो थोड़ा सा। ये आपको भी मैंने DMG का स्ट्रक्चर बना के दिया था थोड़ी देर पहले। तो उसमें ऐसे नहीं था ये 2 मिथाइल ग्रुप बाहर थे और ये कार्बन डबल और नाइट्रोजन और आगे OH था। तो इसकी जी सर। ऐसे ही दोनों मिथाइल हैं, कार्बन डबल और नाइट्रोजन आगे OH वाला। ये देखें OH, इधर भी OH ऐसे। तो एक DMG है, एक DMG है। तो निकल के साथ 2 DMG लगे हुए हैं। चले बहरहाल वो जो स्ट्रक्चर्स थे ना वो मुझे इकट्ठे नहीं मिले तीनों, लेकिन आपको अगर आइडिया हो गया तो अच्छी बात है। आगे हम मूव करते हैं तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में, उनकी फॉर्मेशन में। तो एक हमने मेटल की वैलेंसी और रेशो के बारे में जो है वो बात कर ली है, और किस तरह का मेटल यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स बनता है उसको भी हमने देखा है। अभी हम बात करने वाले हैं, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया भी है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ा सा फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो बच्चों EDTA जो है ये पहले तो खुद जब आयोनाइज होते हैं इसके 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम EDTA का स्ट्रक्चर ही देख लें फिर से, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ EDTA देखें, उसके एनाइन वगैरह बना देखें, उसके सॉल्ट। आपको पता होना चाहिए कि EDTA के 4 हाइड्रोजन हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं स्टेज वाइज।
अगर चारों हाइड्रोजन हैं और पहला, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा और मेरे सेंटेंसेस को भी गौर से समझिएगा। ये हाइड्रोजन जो हमारे पास है, ये वाला हाइड्रोजन, अगर इसको हम हटाते हैं तो ये अगर एक हाइड्रोजन लूज करता है तो एज एसिड बिहेव कर रहा होगा EDTA। तो फर्स्ट हाइड्रोजन जब ये लूज करता है तो ये मोस्ट एसिडिक होता है और इसकी pKa वैल्यू सबसे कम होती है। pKa वैल्यू एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अब फर्स्ट pKa वैल्यू इसकी लोएस्ट है और pKa लोएस्ट हो तो एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि pH जो है वो सबसे कम होगी शुरू में, जब आयोनाइजेशन इसकी स्टार्ट होगी, फर्स्ट हाइड्रोजन जाएगा तो, और इसकी जगह पे अगर कोई और लगता है, यानी कोई और मेटल लगता है इसके साथ, तो अगर दूसरा हाइड्रोजन ये लूज करता है तो सेकेंड स्टेज आयोनाइजेशन इसकी, फर्स्ट स्टेज आयोनाइजेशन pKa सबसे कम होगी, सेकेंड स्टेज की pKa वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जब pKa थोड़ी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर थर्ड स्टेज की pKa वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब गैप भी ज़्यादा आ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर फोर्थ स्टेज pKa वैल्यू काफ़ी हाई है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये EDTA आयोनाइज हो रहा है तो ये मोर एसिडिक से मोर अल्कलाइन pH की तरफ मूव करता जाता है। मोर एसिडिक से मोर अल्कलाइन pH की तरफ इसकी शिफ्टिंग है जब ये आयोनाइज हो रहा होता है। तो पहले तो आपको EDTA के स्ट्रक्चर में और उसकी आयोनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा तो EDTA का तो सॉल्ट बनना है, और सॉल्ट बनना है तो उसमें तो हमने कहा है कि X-4A9 शामिल होगा। तो वो कितनी स्टेजेस में X-4 बनता है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। यही पॉइंट दोबारा से यहाँ पर भी देखेंगे हम कि EDTA आयोनाइजेज इन 4 स्टेजेस, क्योंकि उसके अंदर 4 हाइड्रोजन है तो 4 स्टेजेस में वो आयोनाइज होगा। ये आयोनाइजेस इन 4 स्टेजेस। तो उनकी जो pKa वैल्यूज हैं, मैंने उनको नाम दिया pK1 पहले स्टेज का, pK1 इज ओनली 2.0। दूसरी स्टेज का pK2 जो है दैट इज 2.67, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तीसरी स्टेज का पड़ जाएगा दैट इज 6.16, और चौथी स्टेज का जो pK4 है दैट इज 10.26। तो याद रखेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पीके वैल्यू के बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अगर पीके वैल्यू कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमने कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, मुझे कोई बच्चा अभी बता दे, अभी जो मैंने कॉम्प्लेक्सेस आपको यहाँ पर 3 बना के दिखाए थे, उसमें कितनी स्टेज तक आयोनाइजेशन हुई है EDTA की? हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बता सकते हैं कौन सी स्टेज तक आयोनाइजेशन हुई होगी EDTA? जल्दी से बताइएगा। सेकंड स्टेज तक, पहले क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 में जैसे हाइड्रोजन सेकंड तक शायद। आयुष नहीं, आप जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर को देख के बताओ, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये वाला, उसमें बताएं किस स्टेज तक आयोनाइजेशन हुई है, एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज सेकंड किया हुआ तक होगी, ना करो क्यों? -2 है। नहीं नहीं, -2 किसका चार्ज -2? मैं एक्स के चार्ज की बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्स का कितना चार्ज होगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्स का -4 चार्ज होगा बच्चों, अभी समझाया भी था, एक बच्चे ने पूछा था, मैंने बताया भी था, ये एक्स का -4 चार्ज होगा। तो कॉम्प्लेक्सेस जब स्टेबल बनते हैं तो 4 स्टेजेस तक ही आयोनाइजेशन हो चुकी होती है। इसका मतलब इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस EDTA बनाता है अगर, तो ये तो अल्कलाइन pH में जाके स्टेबल हो रहे होंगे। अगर इस बात को नहीं समझे आप लोग तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि एक्स का यहाँ पे क्या चार्ज होगा, आप काउंट कर लेना, मेटल कितना 2+ है, और एक्स अगर यहाँ कितना होगा 4 नेगेटिव होगा तो 2+ और 4 नेगेटिव रिजल्ट -2। यहाँ पे मेटल 3+ है और एक्स 4 नेगेटिव है तो रिजल्ट -1। यहाँ मेटल 4+ है, एक्स भी 4+ है तो रिजल्ट 0। ये आपको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक्स है उसका चार्ज -4 है। जी सर। सर ओके। इसका मतलब EDTA की कहाँ तक आयोनाइजेशन होगी? 4th स्टेज तक आयोनाइजेशन होगी, और 4th स्टेज तक जाते जाते उसकी pKa वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है। वो 10 पॉइंट कितनी है? 10.26 है, और ये 10.26 मतलब वेरी स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा,
एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, तो मूविंग फ्रॉम एसिडिक टू द अल्कलाइन पीएच, तो इसका मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्सेस को EDTA के साथ स्टेबल देखना चाहते हैं तो अल्कलाइन पीएच जो है वो मेंटेन करना होगी। तो लेट्स सी, मैं आगे यही बताने वाला हूँ। सर आप ये भी आगे, आपने क्या लाइन बोली कि स्टेबल करने के लिए अल्कलाइन पीएच करनी होगी? हाँ मैं आगे ये सेंटेंस बताने भी वाला हूँ कि EDTA में एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिंग का जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिंग सब्सटेंस है या एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिंग स्पीशी है वो क्या है, वो है Y4 नेगेटिव, राइट। इसका 4 नेगेटिव चार्ज बाद में मैं इसके ऊपर लिखूंगा, Y4 नेगेटिव। सो complexes will be formed more effectively या more efficiently in alkaline solution, will be formed more efficiently अल्कलाइन पीएच, क्योंकि 4th स्टेज तक जाते जाते जो pKa वैल्यू वो काफ़ी हाई हो गई है। ये लाइन जो है ना दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये Y के ऊपर जो है आपने यहाँ पर -4 चार्ज पे लिखना है। क्या जब EDTA कॉम्प्लेक्सेस बनाता है तो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस उसके तब हैं जब उसका A9 -4 चार्ज के साथ मेटल के साथ कंबाइन करता है। तो -4 तक जाते जाते 4th स्टेज आयोनाइजेशन उसकी होती है, तो उस तक पीके वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है। इसका मतलब एसिडिक से, लेस एसिडिक से हम अल्कलाइन नेचर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ज़्यादा एफिशिएंटली जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी वो अल्कलाइन सोल्यूशन में होगी, अल्कलाइन पीएच में होगी या बेसिक पीएच में होगी। इज इट क्लियर? तो सर अभी स्टेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? स्टेबिलिटी किस चीज़ की? जब हम वो रिएक्शन कर रहे थे तो हमने कहा था कि पीएच कम होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई हो जाएगी। तो अभी तो वो पीएच 10.26 होगी, मतलब नहीं वो पीके है, ठीक है, सॉरी। चलो, पता नहीं आपने क्या पूछना चाहा, फिर खुद ही से आपने आपके जवाब दे के खुद ही सॉरी बोल दिया। चलो नहीं जो भी सर, हुआ वो मुझे समझ नहीं आया, गलत देखा ठीक, इसलिए। ठीक है, जो भी हो गया अच्छे के लिए हुआ। अच्छा भाई, अब आप देखेंगे कि इसी पॉइंट को अभी हम इफेक्ट ऑफ पीएच को ही थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारीक बारीक पॉइंट्स कुछ और भी हम देखते हैं। ये आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर, जो आज पढ़ रहे हो और जो कल पढ़ोगे, इनमें से मैंने आपसे मिड टर्म में सवाल पूछने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन ही तो हमने पढ़ा है, बाकी तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक्स है। अच्छा भाई, अभी हमने कहा है कि मोर एफिशिएंटली जो कॉम्प्लेक्सेस बनने चाहिए वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनने चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री इज़ द नेम ऑफ एक्सेप्शंस। जहाँ एक्सेप्शन नहीं है वहाँ केमिस्ट्री नहीं है। कुछ और भी फैक्टर्स साथ में ज़रूर डिस्कस करते हैं हम। वो ये हैं कि अगर जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है मेटल हाइड्रोक्साइड का वो कम है, तो फिर हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैं इस तरह की लाइंस को अभी ना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इसको काफ़ी एग्जांपल्स दे के और ली शेटलियर प्रिंसिपल का रेफरेंस दे के आपको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ली शेटलियर प्रिंसिपल? जी सर, पढ़ा हुआ है। सही। अच्छा, मैं ना ये 2-3 चीज़ें इसमें ना स्किप करके आपको कुछ एग्जिस्टिंग मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कौन सी पीएच रेंज में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डाइवेलेंट मेटल्स, डाइवेलेंट मेटल्स जहाँ पे मेटल के ऊपर +2 चार्ज था, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डाइवेलेंट मेटल्स स्टेबल आर स्टेबल इन अमोनिकल सॉल्यूशन इन है तो ये अल्कलाइन, लेकिन इतनी इसकी पीएच वैल्यू जो है वो ज़्यादा अल्कलाइन नहीं है इसकी पीएच वैल्यू, तो स्लाइटली बेसिक आप कह लें। तो जब डाइवेलेंट मेटल्स हैं वहाँ 2 स्टेज आयोनाइजेशन हुई है, तो वो स्लाइटली अल्कलाइन सोल्यूशन में वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं डाइवेलेंट मेटल्स।
शायद आपको पता चला हो इस बात का कि क्योंकि 2 स्टेज आयोनाइजेशन है तो अभी पी के वैल्यू कम है, तो एसिडिक रेंज अभी मौजूद है, तो स्लाइटली अल्कलाइन सोल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे डाइवेलेंट मेटल्स के साथ। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डाइवेलेंट मेटल्स आर स्टेबल इन अमोनिकल सोल्यूशन। अमोनिकल सोल्यूशन का मतलब यही है कि ये स्लाइटली अल्कलाइन होंगे, मोर अल्कलाइन नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है कॉपर, लेड और निकल, ये बनाते हैं pH 3 तक, और इनके लिए हम फिर हाँ, ये एक एग्जांपल के तौर पर है कौन सी, इनके लिए फिर हम सेपरेशन कैसे करते हैं, वो टाइट्रेशन का भी तस्करा है यहाँ पे। आप यहाँ बताएंगे कि कॉपर, फिर उसके बाद लेड और उसके बाद निकल। Cu इज कॉपर, Pb इज लेड एंड Ni इज निकल। Pb प्लम्बम से है, तो कॉपर, लेड, निकल फॉर्म स्टेबल डाउन एट pH 3, डाउन टू pH 3। ये देखिए, ये तो एसिडिक pH है, डाउन टू pH 3। और इनकी जब हम टाइट्रेशन करना चाहेंगे तो ये एसिडिक फॉर्म में होंगे, तो हम कोई अल्कली यूज़ करके इनकी टाइट्रेशन कर सकेंगे। तो कॉपर, लेड, निकल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस डाउन टू pH 3। अब कॉम्प्लेक्स जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है, pH वैल्यू काफ़ी कम है, तो अगर हम टाइट्रेशन करना चाहेंगे तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की तर्ज अपनाएंगे, तो हम फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल की मौजूदगी में इनकी टाइट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सोल्यूशन होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं। तो कॉपर, लेड, निकल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस डाउन टू pH 3 कैन बी टाइट्रेटेड। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की टाइट्रेशन कैन बी टाइट्रेटेड in the presence of alkaline earth metals। किसी को याद है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सा ग्रुप है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप, जिसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, और उसको याद करने का एक मेहमान क्या है। अच्छा, अगर ट्राइवेलेंट मेटल्स हैं, ट्राइवेलेंट मेटल्स हैं अगर, तो ट्राइवेलेंट मेटल्स की बात करते हैं हम। ट्राइवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो मोर फर्मली बाउंड एंड स्टेबल इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल कोबाल्ट के साथ है, कोबाल्ट 3 एडिटेट कॉम्प्लेक्स, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्टेबल हो जाता है। और चलिए, इसकी एक एग्जांपल जो है यही मैं शामिल करता हूँ। एक्चुअली मैं कुछ एग्जांपल्स कट कर रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं से साथ में पढ़ रहा हूँ, तो हाँ, ये सच है, मैं बुक से ही पढ़ रहा हूँ, और उसमें से काफ़ी सारे पैराग्राफ और लाइंस कट करके जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उन्हीं की तरफ शामिल कर रहा हूँ। तो बच्चों, ट्राइवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जहाँ पे ट्राइवेलेंट मेटल होगा, ट्राइवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्स लिखना चाहिए हमें। ट्राइवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर stable in acidic solutions। और इसके नीचे हम एग्जांपल को देखने वाले हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है ये ट्राइवेलेंट मेटल है, CO जिसका सिंबल है, कोबाल्ट एडिटेट कॉम्प्लेक्स, एडिटेट कॉम्प्लेक्स यानी कोबाल्ट का और EDTA का कॉम्प्लेक्स is stable in concentrated solution। इसका मतलब ये है, आप एक pH वैल्यू या एक pH रेंज जो है वो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस से मुतालिक डिटरमिन कर लेते हैं। पता चल जाता है आप लोगों को कि इस मेटल के कॉम्प्लेक्सेस इस pH रेंज में या इस pH वैल्यू तक स्टेबल हैं, तो आप फिर बफरिंग कर लेते हैं और उस pH वैल्यू को चेंज नहीं होने देते। जब भी आप उस कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हैं और
टाइट्रेशन क्या करते हो तो आप बफरिंग कर लेते हैं, तो बफर्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर जरूरी है। आपको आखिरी सेंटेंस में ये बताना है कि सॉल्यूशंस आर यूजुअली कॉम्प्लेक्सेस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस बफर्ड। बफरिंग का मतलब होगा पीएच को फिक्स करना। बफर्ड एट अ पीएच, the pH at which the complex is stable. और इसी पॉइंट पे पर कलर चेंज भी इंडिकेट होगी, एंड साथ में एट विच कलर चेंज इंडिकेटर इज मोस्ट डिस्टिंक्ट या ऑब्जर्वेबल। तो हमने एक्चुअली ये एंड पॉइंट है हमारा, ये एंड पॉइंट है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे, वहाँ पर एक ख़ास पीएच वैल्यू जब फिक्स हम कर लेंगे तो वहाँ पर इंडिकेटर जो है वो अपना कलर भी शो करेगा। तो वही हमारा एंड पॉइंट है, उसको हम नोट करेंगे और उस वक्त हम कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन निकालेंगे और फ्री आयोन्स की कंसंट्रेशन निकालेंगे और उन दोनों की हम रेशियो निकाल कर एक कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और वही हमारा जो है एक्चुअली एनालिसिस है। पहले हमने इस पूरे चैप्टर में अभी तक जो आपने सीखा है, पहले तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमने मेटल आयन, लिगेंड और चिलेट वगैरह के बारे में सीखा। फिर कुछ एग्जांपल में हमने देखा लिगेंड्स की टाइप को हमने डिस्कस किया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं। फिर हमने लिगेंड्स की कैटेगरीज को पढ़ा, फिर हमने चिलेट्स की तरफ मूव करके फिर चिलेटिंग एजेंट्स को पढ़ा। फिर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट्स या कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया, सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट की बात की। फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आ गए EDTA टाइट्रेशन की तरफ। फिर हमने EDTA का इंट्रोडक्शन देखा है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात की है, प्रॉपर्टीज़ उसकी डिस्कस की हैं। जो EDTA जब रिएक्शंस करता है तो कौन से फैक्टर्स को देखना पड़ता है। फिर जब वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है तो किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, उन कॉम्प्लेक्सेस की फीचर को देखा है। फिर उसका मेटल्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर्स, रिंग्स की बात की हमने, और फिर उसकी हमने आयोनाइजेशन की भी बात की है। एंड अलॉन्ग विद दैट अभी जो हम बात कर रहे थे वो पीएच का इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ से कंक्लूड ये किया है कि जो डाइवेलेंट मेटल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स जो pH 3 तक स्टेबल होते हैं, तो आप बफरिंग करके इसी pH को ही मेंटेन करेंगे जब आप इन डाइवेलेंट मेटल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं EDTA के साथ और कॉम्प्लेक्स मेक करवाना चाहते हैं। और जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो pH इंडिकेटर जो है अपना कलर चेंज करेगा और आपको नोटिफाई करेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इक्विवेलेंस आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो आप उस वक्त कंसंट्रेशन मेजर करेंगे और फिर वहाँ से आप एक रेशियो निकालेंगे जो कि हमारा एक्चुअली एनालिसिस होगा। वहाँ से हम फिर आइडिया देते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, इस फॉर्म में अवेलेबल हमें हो सकता है। अगर हम तो जिस भी pH में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसकी बफरिंग करके हम उसको मेंटेन करवा के ये रिएक्शन पाएंगे और एनालिसिस करेंगे ड्यूरिंग टाइट्रेशन। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इससे आगे जो बात हमारी पढ़ने वाली है वो प्रिंसिपल है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। प्रिंसिपल के बाद जो है वो हमने उस कांस्टेंट को डिस्कस करना है जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और मैकेनिज्म है इंडिकेटर के एक्शन का, और फिर टाइप्स हैं, और एक आखिरी टॉपिक है टाइट्रेशन सिलेक्टिविटी, मास्किंग और डीमास्किंग। तो मैं आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल और कोफिशिएंट के बारे में ये इंशाल्लाह कल पढ़ाऊँगा। तो हमारा इतना टॉपिक जो है फिर हमारा कंप्लीट हो पाएगा मिड टर्म के लिए। अभी आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।